ये है 8th सेंचुरी इंडिया में बना एक ऐसा टेंपल जिसको किसी सीमेंट, ईंट या पत्थर का इस्तेमाल करते हुए नहीं बल्कि लिटरली एक पूरे पहाड़ को काटकर बनाया गया है। एक ऐसा टेंपल जिसको बनाने में भले ही सिर्फ 18 सालों का समय लगा हो, लेकिन 1000 लोगों के द्वारा 3 साल तक लगातार इसको तोड़ने के बावजूद भी वो लोग इसका बाल भी बांका नहीं कर पाए। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र की एलोरा केव्स में 16वें नंबर की केव में बने कैलाश टेंपल की, जो प्रैक्टिकली एक ऐसा टेंपल है जिसको देखने के बाद सिर्फ इंडियन रिसर्चर ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अलग अलग रिसर्चर्स क्लियरली ये बोलते हैं कि इस तरीके के एडवांस स्ट्रक्चर को बिना किसी हायर इंटेलिजेंस सभ्यता की मदद से बना पाना आज भी इम्पॉसिबल है। तो अब सवाल तो यह है कि अगर आज के मॉडर्न टूल्स से भी इस तरीके के स्ट्रक्चर को बना पाना इम्पॉसिबल है, तो आखिर 8th सेंचुरी में एंशिएंट इंडियंस ने इसे बना कैसे लिया? क्या सच में हमारे पूर्वजों का कनेक्शन किसी भारी परग्रही सभ्यता से था? एंड इफ यस, तो क्या उस सभ्यता की प्रेजेंस हमें इस टेंपल के अंदर देखने को मिलते हैं? वेल गाइस, आज की ये वीडियो विद प्रूफ आपको इन्हीं सारे क्वेश्चन का आंसर करेगी। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज आप कैलाश टेंपल की वो सारी ही मिस्ट्रीज जानने वाले हैं जिसे समझने और जानने के बाद एंशिएंट इंडियंस और उनके एलियन कनेक्शन को देखने का आपका नजरिया एक ही झटके में बदल जाएगा। असल में गाइस, जब भी कोई पहली बार कैलाश टेंपल को देखता है तो वो बस इसे देखता ही चला जाता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये टेंपल ना सिर्फ 100 फीट ऊंचा और 276 फीट लंबा है बल्कि ये पूरा का पूरा एक सिंगल रॉक से बना है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात इस टेंपल का डायमेंशन और साइज नहीं बल्कि इसको बनाने का तरीका है। असल में डॉक्टर M.K. धवालीकर, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सबसे सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने 1982 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसका टाइटल था द कैलासा टेंपल, अ स्टडी इन कंस्ट्रक्शन। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अपनी इस स्टडी में उन्होंने क्लियरली ये लिखा कि इस टेंपल को बनाने के लिए मिनिमम 40 लाख टन पत्थर को इस पहाड़ से काटकर अलग किया गया होगा। अब आपकी रेफरेंस के लिए मैं आपको यह बता दूं कि अगर आज की डेट में मॉडर्न ट्रक्स के अंदर अगर हमें इतना पत्थर या फिर मलबा स्टोर करना है तो हमें एटलीस्ट 40,000 ट्रक्स की जरूरत पड़ेगी। नाउ जस्ट इमेजिन कि 8th सेंचुरी में जब कोई मशीन नहीं थी, ना ही इलेक्ट्रिसिटी थी और ना ही कोई मॉडर्न टूल था, तब आखिर हमारे पूर्वजों ने सिर्फ छेनी और हथौड़े से ये काम कर कैसे दिया? इसके साथ ही इस टेंपल की एक और मिस्ट्री जो सारे ही रिसर्चर्स के माथे को घुमाए हुए है, वो है इसके कंस्ट्रक्शन का पैटर्न। देखो, नॉर्मली जब भी हम किसी भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को शुरू करते हैं तो हम बॉटम से उस बिल्डिंग को बनाते बनाते टॉप की तरफ जाते हैं, लेकिन बात अगर इस टेंपल की जाए तो यहाँ पर यह बात पूरे तरीके से क्लियर हो चुकी है कि कारीगरों ने सबसे पहले टॉप से इस टेंपल को बनाना शुरू किया, जिसके बाद वो पहाड़ को कार्व करते करते 100 फीट नीचे आए और उन्होंने इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया। अब देखो गाइस, इस तरीके के रिवर्स कंस्ट्रक्शन के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आती है, जिसे सबसे पहली बार साल 1977 में प्रोफेसर H.D. संकालिया, जो कि डेक्कन कॉलेज के डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपनी बुक में लिखकर पूरी दुनिया को बताया। असल में अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर संकालिया, टॉप टू बॉटम कंस्ट्रक्शन में भाई गलती की 1% भी गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि नॉर्मली इस तरीके के कंस्ट्रक्शन करने से पहले सभी लोगों को मैथमेटिकली पूरे ही तरीके से सटीक कैलकुलेशन करना जरूरी है ताकि वो बिल्कुल परफेक्ट जगह पर परफेक्ट इंटेंसिटी के साथ अपने हैमर या फिर छेनी को मार सके। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर आप इस टेंपल को बना रहे हो और बाय चांस आप एक पिलर को थोड़ा सा ज्यादा कट कर देते हो, तो क्योंकि आप एक सिंगल पहाड़ को कट करके ये काम कर रहे हो तो आपकी एक गलती सीधा पूरे टेंपल के कंस्ट्रक्शन को खराब कर देगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या फिर इस तरीके के इतने परफेक्ट कंस्ट्रक्शन को सिर्फ 18 सालों के अंदर कर देना, क्या ये इंसानी कैपेसिटी के अंदर आता भी है या फिर नहीं? वेल गाइज, इसका काफी हद तक हमें जवाब देखने को मिला साल 1993 में। असल में साल 1993 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर डेनिस हडसन ने कैलाश टेंपल पर एक डिटेल मैथमेटिकल एनालिसिस को पब्लिश किया, जिसमें उनके अकॉर्डिंग अगर 18 साल में 4 लाख टन पत्थर को पहाड़ से काटकर इस टेंपल को बनाया गया तो अप्रोक्सीमेटली 60 टन पत्थर हर दिन मजदूरों के द्वारा पहाड़ से निकाला गया होगा।
अब अगर हम 12 आवर्स वर्किंग डे कंसीडर करते हैं तो उस हिसाब से उन वर्कर्स को हर घंटे 5 टन पत्थर निकालना पड़ा होगा, वो भी बिना किसी मॉडर्न टूल के, जो ना सिर्फ कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है बल्कि एक चीज इस मुश्किल काम को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल भी बनाती है, और वो चीज है गाइस बेसॉल्ट रॉक। असल में कैलाश टेम्पल बेसॉल्ट रॉक से बना है एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कार्ला एम सिनोपोली, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की आर्कियोलॉजिस्ट हैं, कैलाश टेम्पल की ये रॉक मोहस स्केल पर 6 से 7 के बीच की हार्डनेस को शो करती है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में आज की डेट में हमारी जो ये मॉडर्न डायमंड टिप्ड ड्रिल होती है वो भी इतनी हार्ड रॉक को कई घंटों में धीरे धीरे कट कर पाती है। तो प्रैक्टिकली 8th सेंचुरी में ट्रेडिशनल लोहे के औजारों से इतनी फास्ट स्पीड में इस रॉक को काट पाना, भाई ये इम्पॉसिबल है। एंड दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू मासिर ए आलमगिरी, जब औरंगजेब ने कैलाश टेम्पल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया तब भी 3 साल लगातार कोशिश करने के बावजूद भी उसके वर्कर इस टेम्पल का बाल भी बांका नहीं कर पाए, क्योंकि ये रॉक इतनी ज्यादा हार्ड थी कि इसको उस टाइम के औजारों से तोड़ा ही नहीं जा सकता था। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर उस समय के औजारों से इसे तोड़ा नहीं जा सकता था तो उससे भी पहले के समय के औजारों से आखिर इसे बनाया कैसे जा सकता था। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? बट गाइस, कैलाश टेम्पल की ये मिस्ट्री यहीं पर ही नहीं थमती। असल में डॉक्टर मिशेल रेब, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के आर्ट हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, उन्होंने इस टेम्पल में एक बेहद ही इंटरेस्टिंग चीज देखी। असल में उन्होंने यहाँ के हर एक पिलर, स्कल्पचर और हर एक चीज को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मेजर किया और वो ये देखकर दंग थे कि यहाँ की सारी ही चीजें ऑलमोस्ट बिल्कुल परफेक्ट सिमेट्री को दिखाती हैं। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके पास कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले एक 3D मॉडलिंग मैप हो और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एडवांस लेजर टूल्स हो। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर हमारे पूर्वजों को ये टेक्नोलॉजी उस समय दी किसने? वेल गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और उसके बाद मुझे अपना जवाब दीजिए। साल 1978 फेमस आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर वीएस वॉनकर एलोरा रीजन को सर्वे करने के बाद एक रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं, जिसमें वो क्लियरली ये लिखते हैं कि इस टेंपल की 5 किलोमीटर रेडियस तक भी उन्हें कोई भी सिंगल ऐसा मलबा देखने को नहीं मिला है जो तब फेंका गया हो जब इस टेंपल को बनाकर तैयार किया गया। ये ठीक ऐसा ही है कि इस टेंपल को बनाने के बाद उस मलबे को इंटेंशनली हमारे प्लेनेट अर्थ से ऐसे गायब कर दिया गया कि मानो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। अब सबसे अजीब बात तो यह है दोस्तों कि अगर आज की डेट में हमारे पास वो मलबा मौजूद होता तो हम उस पर डीप रिसर्च करके काफी हद तक ये बात क्लियर कर पाते कि आखिर इस टेंपल को बनाने में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। और इसलिए कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है कि जिस हायर इंटेलिजेंस ने एंशिएंट इंडियंस की मदद इस टेंपल को बनाने में की थी, उन्होंने इंटेंशनली ही उस मलबे को हमारे प्लेनेट अर्थ से गायब कर दिया। एक और चीज जो रिसर्चर्स की रातों की नींदें उड़ाए बैठी है वो है इस टेंपल की अंडरग्राउंड टनल्स। असल में साल 2012 में अंडरग्राउंड आर्किटेक्चर के एक्सपर्ट डॉक्टर शिरीष चिंतालापुडी ने एक आरटीआई फाइल करके कैलाश टेंपल के नीचे मौजूद चेंबर्स की सच्चाई जानने का ट्राई किया, जिसके रिप्लाई में उन्हें क्लियरली ये लिखा मिला कि केव नंबर 16 के अंडरग्राउंड रास्ते अननोन चेंबर्स की तरफ जाते हैं। अब क्योंकि इनका कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो अभी तक इन्हें अच्छे तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। यानी कि इन शॉर्ट एएसआई को भी आज की डेट में ये नहीं पता है कि इस टेंपल के नीचे है तो है क्या। एक और चीज जो यहाँ पर गौर करने वाली है वो ये है दोस्तों कि इस टेंपल के फ्लोर पर 1 इंच डायमीटर के छोटे छोटे इक्वल स्पेसिंग में बहुत से ऐसे होल्स भी मौजूद हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये होल्स उस अंडरग्राउंड चैम्बर और रास्ते में वेंटिलेशन पहुंचाने के लिए बनाए गए। यानी कि उन 18 सालों में जब इस पहाड़ को कार्व करके इस टेंपल को जमीन के ऊपर बनाया जा रहा था, ठीक उसी वक्त इस टेंपल के नीचे जमीन में कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर चल रहा था जिसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आज भी हमारे पास मौजूद नहीं है। अब जब ये चीज सामने आई तो इस मिस्ट्री के राज से पर्दा उठाने के लिए आईआईटी खड़गपुर के सिविल इंजीनियर प्रोफेसर सुभाष चोपड़ा ने साल 2018 में एलोरा की ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार से स्टडी की, जिसके बाद उनकी शुरुआती फाइंडिंग्स ने ये इंडिकेट किया कि यहाँ पर अंडरग्राउंड होलो स्पेसेस एग्जिस्ट करते हैं।
जो ये बात प्रूफ कर रहे थे कि इस टेंपल के नीचे कुछ ना कुछ तो ऐसा स्ट्रेंज मौजूद जरूर है जिसकी भनक आम लोगों को नहीं है। लेकिन क्योंकि ये मामला करोड़ों इंडियंस के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ था तो उन्हें आगे इन्वेस्टिगेट करने की परमिशन नहीं दी गई। तो इस पॉइंट तक अगर सारी ही इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाए तो ये बात काफी हद तक क्लियर होती है कि शायद इस टेंपल को बनाने में एंशिएंट इंडियंस की मदद किसी और एडवांस सिविलाइजेशन ने भी की थी। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर वो सिविलाइजेशन देखने में कैसी थी। असल में साल 1997 में डॉक्टर विद्या दहेजिया, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हैं और इंडियन आर्ट हिस्ट्री की एक्सपर्ट हैं, वो अपनी एक बुक इंडियन आर्ट के साथ दुनिया के सामने आई, जिसमें वो क्लियरली ये लिखती हैं कि एलोरा की केव 16 में बड़े बड़े देवी देवताओं के साथ हमें कुछ इस तरीके के छोटे लेकिन बड़े सिर वाले ह्यूमनॉइड्स भी देखने को मिलते हैं, जो ना ही किसी भी एंगल से ईश्वर से मैच करते हैं और ना ही इंसानों से मेल खाते हैं। अब जब ये चीज पूरी दुनिया के सामने आई तो कुछ रिसर्चर्स ने सामने आकर ये बोला कि भाई ये फिगर्स किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स के नहीं बल्कि यक्ष के हैं, जो हिंदू माइथोलॉजी में अर्थ देवी देवताओं का ही एक वर्ग है। लेकिन गाइस, इस एक्सप्लेनेशन के साथ एक बहुत बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि ये फिगर्स टेक्निकली यक्ष जैसे नहीं दिखते। इसके साथ ही इन्होंने जिस तरीके की एक अजीब सी बॉल को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये चीज भी कहीं से भी यक्ष की आइडेंटिटी से मैच नहीं करती। तो अब सवाल तो ये है कि अगर ये बीइंग्स कोई देवी देवता भी नहीं और ये चीज इंसानों से भी मैच नहीं करती, तो आखिर फिर इन बीइंग्स की कार्विंग इस टेंपल के अंदर कर क्या रही है? वेल गाइस, इसका काफी हद तक आपको जवाब दे सकती है इस टेंपल के पास रहने वाली एक ट्राइब। असल में साल 1980 में एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर जगदीश पाटिल ने जब उस ट्राइब के लोगों के साथ बातचीत करी तो उनके अकॉर्डिंग आसमान से उतरे हुए वो लोग जो लाइट के साथ आए थे, उन्होंने ही इस टेंपल को बनाया था। अब देखो गाइस, इस फोकलोर पर आपको बिलीव करना है या फिर नहीं करना, ये पर्सनल चॉइस हो सकती है। लेकिन एक चीज जो यहाँ पर गौर करने वाली है वो ये है दोस्तों कि इन्हीं तरीके की सिमिलर फोकलोर्स हमें ऑलमोस्ट उन सारी ही एंशिएंट साइट्स पर सुनने को मिलती है जो अपने आप में काफी ज्यादा मिस्टीरियस होती हैं। एग्जाम्पल के लिए एंशिएंट पिरामिड्स के आसपास भी हमें कुछ इसी तरीके की सिमिलर स्टोरीज सुनने को मिलती हैं। इसके साथ ही नाज़का लाइन्स और यहाँ तक कि ईस्टर आइलैंड पर भी हर जगह अलग अलग लोकल ट्राइब्स के लोग इस बात को क्लियरली बोलते हैं कि आसमान से उतरने वाले लोगों ने एंशिएंट टाइम में इन तरीके के मॉन्यूमेंट्स या फिर स्ट्रक्चर को बनाने में हम इंसानों की मदद की थी, जो पॉसिबली काफी हद तक इस बात को भी क्लियर करता है कि शायद पास्ट टाइम में सिर्फ भारतीयों का ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों का भी कनेक्शन ऐसी सभ्यता से हो सकता है जो इस प्लेनेट अर्थ से बिलोंग नहीं करती थी। लेकिन देखो गाइज, अगर आप इस चैनल की वीडियोस को रेगुलर देखते होंगे तो आपको ये बात बखूबी पता होगी कि जब भी मैं कोई चीज आपके सामने लाता हूं तो मैं हर हाल में उसकी दूसरी साइड भी ढूंढकर आपके सामने रखता हूं, और उसी की तर्ज पर अब अगर इस सारे ही सिनेरियो की दूसरी साइड की बात की जाए तो वो तो कुछ और ही एक्सप्लेन करती है। देखो गाइज, इस समय इंडिया के अंदर कुछ रिसर्चर्स की ऐसी टीम्स भी मौजूद हैं जो इस बात को बिल्कुल क्लियर करती हैं कि इंडिया में रॉक कटिंग आर्किटेक्चर लगभग 2300 साल पुराना है और हमारे पूर्वजों ने इसे सम्राट अशोक के टाइम से एलोरा के इस टेंपल तक टाइम टू टाइम कई सदियों में धीरे धीरे डेवलप किया। इसके साथ ही बात अगर इस टेंपल की जाए तो इस टेंपल के अंदर कुछ ऐसी साइट्स भी मौजूद हैं जहां पर हमें ट्रेडिशनल पुराने लोहे से बने हुए हैमर और चिजल्स यानी कि छेनी के मार्क्स भी देखने को मिलते हैं, जो इस बात को काफी हद तक क्लियर करते हैं कि शायद इस टेंपल को बनाने में किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस का हाथ नहीं बल्कि हम इंसानों की मेहनत ही है। इसके साथ ही उन रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि इस टेंपल को बनाने के लिए उस समय के सबसे बेस्ट कारीगरों की एक सुपर टीम को बनाया गया होगा, जो अलग अलग सेक्टर में एक्सपर्ट्स होंगी, और उन्होंने ही अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस पहाड़ को मैक्सिमम स्पीड से तोड़कर इस टेंपल को कार्व किया होगा, और इसलिए इतने कम समय में हमें ये टेंपल आसानी से बनता हुआ नजर आया। हालांकि देखो गाइस, यहाँ पर ये बात मैं पूरे तरीके से क्लियर कर दूं कि इन रिसर्चर्स की ये थ्योरीज भी ये प्रूफ नहीं कर पा रही है कि आखिर इतने बड़े मलबे को कहां फेंका गया और इस टेंपल के नीचे वो जो अंडरग्राउंड चेम्बर्स या फिर टनल्स बनाए गए हैं वो प्रैक्टिकली क्यों हैं। और इसीलिए अब ये सारी ही इंफॉर्मेशन जानने के बाद अब आपको मुझे ये बताना है कि आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में ये काम बिना किसी हेल्प के हमारे पूर्वजों ने किया या वास्तव में उनकी हेल्प एक ऐसी सभ्यता ने की जिसके बारे में भनक किसी को भी नहीं है।
अब देखो गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी डीप रिसर्च करने में ना भाई मेरी और मेरी पूरी टीम की बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आपको हमारी ये मेहनत और रिसर्च पसंद आई हो तो हर एक वीडियो की तरह इसे भी 8000 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। इसके साथ ही इस सीरीज का पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। अगर ये आपको पार्ट अच्छा लगा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पार्ट 3 भी टाइप कर सकते हैं। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा होगा तो फॉर श्योर मैं पार्ट 3 भी बनाऊंगा, क्योंकि अभी भी इंडिया के अंदर बहुत सी ऐसी मिस्ट्रीज मौजूद हैं जो काफी हद तक ये इशारा करती हैं कि हमारे पूर्वजों का कनेक्शन किसी और सभ्यता से भी था। चैनल पर नए हैं और विद प्रूफ इन्हीं तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज अगर देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो 2 वीडियोस दिख रही हैं इन्हें भी चेकआउट जरूर करना गाइस, क्योंकि ये भी अपने आप में मिस्टीरियस हैं। जय हिंद।